नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस का शंखनाद हो चुका है और लगातार जो सियासी गर्माहट है जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर हर पार्टी अपना दावा सरकार बनाने का कर रही है और इसी कड़ी में कल श्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। कुल मिलाकर इन इलेक्शंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है और क्या रणनीति लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सुनील सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सेठी सर, जिस तरह शुरुआत में मैंने कहा कि लगातार सियासी पारा गर्माता जा रहा है। कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो उम्मीदवार हैं, जो लीडर्स हैं, उनका शिफ्टिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की और खासकर जम्मू की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आएगी और कितनी आश्वस्त है परिणामों को लेकर? देखिए, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है भारतीय जनता पार्टी की, आई थिंक दैट इज द फोकल पॉइंट। जितनी क्लैरिटी भारतीय जनता पार्टी में है अबाउट द रोड मैप ऑफ प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, शायद किसी और पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हमने आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करने के बाद जो लगातार काम लोगों के बीच में किए हैं, लोग उससे आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो हम वो काम करेंगे जो हम कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पॉलिटिकल इतिहास ज्यादा पीछे ना भी जाओ, अगर आप तो 2014 के बाद का ही देख लो। 2014 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बना था पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें 95% से ज्यादा जो वादे किए थे हमने पूरे किए। 2019 में जो मैनिफेस्टो बना पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, संकल्प पत्र जिसको हमने कहा, उसमें तकरीबन 97% वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। तो ऑलमोस्ट 100% वादे जो हम करते हैं उसको पूरा करते हैं। इसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी, अब कल मैनिफेस्टो रिलीज होगा, आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, तो जनता ये मान के चले कि उस मैनिफेस्टो में जिन चीजों के ऊपर बात होगी उन पे पूरा का पूरा अमल किया जाएगा, 100% उस पर अमल होगा। वी आर नॉट पार्टी लाइक एनी अदर पार्टी। मतलब जैसे आपके पास जो है मैनिफेस्टो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ गया, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका 50% भी डिलीवर कर सकती है। वो धरातल पे वो चीजें हो नहीं सकती जिसके बारे में वो बात करती है। ज्यादा इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश है जनता के साथ। जैसे अगर मैं आपसे अगर मोटे तौर पे भी देखूं, क्योंकि हमारे पास अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी 2 पार्टीज का जो है वो है, तो उसके बारे में अगर बात करें, और क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद वो मैनिफेस्टो आने के बाद जुड़ी है, तो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के साथ कोई परहेज नहीं है, दे प्री पोल अलायंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ये है कि हम आर्टिकल 370 और 35 को बहाल करेंगे। कैसे करोगे? ये तो पार्लियामेंट ने फैसला किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि फैसला ठीक फैसला है। तो पार्लियामेंट का फैसला जो है एक यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं खोल सकती है, वो डिस्कशन पे भी नहीं आ सकता है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन मार्क करते हो कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35 को हटाया गया वो ठीक नहीं है, तो वही मुद्दे तो लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप गलत कहती हो, जिस तरीके से हटाया गया वो बिल्कुल जायज है। तो इस तरह की बातें करना लोगों के बीच में मैनिफेस्टो के थ्रू, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। आप कहते हो कि नेशनल हाईवे के ऊपर आप चेकिंग खत्म कर दोगे। नेशनल हाईवे के ऊपर चेकिंग खत्म करने का मतलब आप ये समझते हैं कि क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि नेशनल हाईवे के ऊपर टेररिस्ट की मूवमेंट, नेशनल हाईवे के ऊपर नारकोटिक की मूवमेंट, नेशनल हाईवे के ऊपर बोवाइन स्मगलिंग, आप इससे बिल्कुल ध्यान हटाना चाहते हो। इससे शांति भंग होगी, शांति बनेगी नहीं। तो लोग क्या इस चीज को नहीं समझेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है कि हम लोगों के मुद्दों को सुलझाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में एड्रेस करेगी इन सभी इश्यूज को, चाहे वो महिलाओं का इशू होगा, चाहे वो यूथ का इशू होगा, किसानों का होगा, कर्मचारियों का होगा, नई नौकरियां बनाने का होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का होगा, जो लोगों के पेंशन्स के मुद्दे हैं उसके बारे में भी बात होगी मैनिफेस्टो में जरूर।
तो जनता ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी। और मैं आश्वस्त इसलिए हूं कि पिछले तकरीबन 10 साल का अगर आप कालखंड जम्मू कश्मीर का देखें तो शायद भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों के बीच में सक्रिय रही है। और हम 24 घंटे काम करने वाली पार्टी हैं। हम इलेक्शन के दिनों में सिर्फ काम करने के लिए सामने नहीं आते जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर 24 घंटे सातों दिन जनता के बीच में काम करता है। कुछ मुद्दे मेरे लिए कंसर्निंग हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रॉब्लम जो है हमारे को कांग्रेस से या किसी और पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला करने की उनमें क्षमता नहीं है। कुछ जगह पे ये जरूर दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता जो है वो मैदान में खड़े हो गए। काफी हद तक मतलब आई कैन से 90% वो लोग जो डिससेटिस्फाइड थे फॉर रीजन 1 और 2, वो हो सकता है कोई जस्टिफिकेशन भी किसी की हो, लेकिन क्योंकि परिवार है, एक बड़ा परिवार है, इस परिवार के बीच में मनमुटाव भी होता है, उम्मीदें भी होती हैं कि लोगों की जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि टिकट तो एक ही है, बात देनी तो एक ही को होती है। तो 90% से जायद हम उन लोगों को मनवाने में कामयाब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव नहीं हो। जहां पे कोई थोड़ी जगह पे बिखराव अभी सिमटा नहीं है, उसके लिए भी कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक आप इस तरह से सोच के रूप में देख सकते हो कि ये सोच है जो राष्ट्र को सबसे पहले रखती है, पार्टी को दूसरे स्थान पे रखती है और अपने आप को तीसरे स्थान पे रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो ट्रेंड है इसी चीज के लिए कि हमें राष्ट्र को पहले रखना है, पार्टी को दूसरे स्थान पे रखना है, स्वयं को तीसरे स्थान पे रखना है। तो किसी जगह पे अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं पे लगता है कि कोई वॉइस ऑफ डिसेंट है, वो वॉइस ऑफ डिसेंट जो है मोमेंटरी होती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में चलती नहीं है, क्योंकि वी आर ट्रेंड लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में आएंगे और जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, और खासकर जो प्रधानमंत्री जी की छवि है पूरे भारत में, और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना प्यार सम्मान मोदी जी ने दिया है, शायद इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। ये अपने आप में हमारे को मजबूती देता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके साथ अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो ऑप्शन अवेलेबल है जनता के पास, वो ऑप्शन है उन पार्टीज की जो जम्मू कश्मीर को दोबारा अंधकार में धकेलने की कोशिश करेंगे। आप जम्मू कश्मीर को एक शांति पूर्ण यूनियन टेरिटरी से फिर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट को बनाने की कोशिश करोगे जिसमें आतंकवाद भी होगा, जिसमें अलगाववाद भी होगा, जिसमें पत्थरबाजी भी होगी, जिसमें टूरिस्ट नहीं होगा। अब अगर आज के दृश्य में देखें तो अगर आप बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली हुई अलायंस की कि 370 और 35 को वापस लाना है, तो 370 और 35 से आने जाने के बाद क्या हुआ इसके बारे में भी सोचिए। 370 और 35 के जाने के बाद में मोटे तौर के ऊपर अगर सिर्फ जम्मू रीजन की बात करूं, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को राइट मिल गए, पीओजे के रेफ्यूजीज को राइट्स मिल गए, उनकी सीट नॉमिनेशन में भी आ गई। महिलाओं के लिए जो खासकर अगर मैं कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करूं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए 2 सीटें एमएलए की नॉमिनेशन में, जिसमें एक महिला के लिए। अगर मैं पहाड़ी समुदाय की बात करूं तो रिजर्वेशन पहाड़ी समुदाय को। अगर मैं एसटी समाज की बात करूं तो एसटी समाज को रिजर्वेशन जो है वो इलेक्शंस में। वाल्मीकि समाज को इंसाफ मिला, गोरखा समाज को इंसाफ मिला, महिलाओं को इंसाफ मिला 370 और 35 के जाने के बाद। तो जो समूह है दूसरी साइड से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हो या पीडीपी भी हो, वो बात करते हैं रिवाइवल ऑफ सिचुएशन व्हिच वाज एग्जिस्टिंग बिफोर 5 अगस्त 2019। तो क्या जम्मू संभाग के लोग, मैं कश्मीर पे भी आऊंगा, लेकिन क्या जम्मू संभाग के लोग ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात बने और ये सारी की सारी कम्युनिटीज, ये सारी जो हमारे बीच में है, इनको जो इंसाफ मिला है वो वापस चला जाए? ये वही दास्तां की बड़ी जिंदगी जो है वो जीने पे मजबूर हो जाए, जहां पे वाल्मीकि समाज का एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करने वाला बच्चा जो है या बच्ची जो है वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेंगे, जिसमें गोरखा समाज के लोग जो हैं वो सिर्फ चौकीदारी का काम कर सकते हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को कोई राइट नहीं होगा, जिसमें आप देखिए कस्टोडियन लैंड्स के ऊपर राइट मिले हैं तो 370 और 35 से जाने के बाद मिले हैं। आज अगर किसी जगह पे
कोई समाज का हिस्सा जो है उसको लगता है कि उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वो भी करेगी। सेठी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज को शायद ये बदलाव या तो रास नहीं आ रहा या नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उनके बोल कुछ और कह रहे हैं, उसको किस तरीके से देखेंगे? क्या कहीं ना कहीं जो कश्मीर की अवाम है, कश्मीर की जनता या वोटर्स हैं, उनको एक बार फिर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कश्मीर की पॉलिटिक्स हमेशा से ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स रही। इट इज ब्लैकमेल एंड कंफ्यूजन। या तो वो ब्लैकमेल करेंगे या लोगों को कंफ्यूज करेंगे। एक पार्टी का एक सिद्धांत होता है, बंदा एक फैसला करता है फिर उस पर टिक जाता है पॉलिटिकल। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले फैसला करती है कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में इलेक्शन लड़ लेते हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इस असेंबली में, यही पहले उन्होंने किया। अब वो एक नहीं दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब को अगर मैं देखूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुझे उसमें एक डरा हुआ राजनेता दिखता है। मुझे उससे ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखता। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब दो जगह से इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्यों होगी? ऐसा आदमी जो अपने आप को समझता है कि उसको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने हिसाब से सेफ सीट जो है अपने लिए बडगाम की चुनी। अब उस सेफ सीट जो उमर अब्दुल्ला के हिसाब से उन्होंने चुनी और जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया 370 और 35 और बाकी वही चीजें जो मैनिफेस्टो में है, यही चीजें उमर अब्दुल्ला ने अपने उसमें भी कही थी, इलेक्शन के दिनों में भी। लेकिन कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला साहब को हजार नहीं लाखों वोट से हराया। तो डरा हुआ नेता है, लाखों वोटों से हार के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आया है और पहले तो डर के कहा कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। बाद में किसी प्रेशर की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने लगे तो आप कहते हैं कि मैं एक नहीं मैं दो जगह से लड़ूंगा, क्योंकि एक जगह पे भरोसा नहीं, जीतेंगे। मैं तो ये समझता हूं कि दो जगह से क्या, आप 4 जगह से लड़ लो तब भी आप जीतने वाले नहीं हो, क्योंकि जनता ने आपको नकारा है। उमर अब्दुल्ला साहब के बयानबाजी से, उनकी पॉलिटिक्स से कश्मीर की जनता उब चुकी है। इस तरह से बातें जिस तरह आप देखेंगे कि क्या जरूरत है एक इतनी बड़ी रीजनल पार्टी जो अपने आप को कहती है और उसका इतना बड़ा नेता जो अपने आप को समझते हैं, लोग तो नहीं समझते हैं उनको, कि आप जनता के बीच में आपने सर से टोपी उतार के लोगों के सामने भीख मांगते हो कि जनाब मुझे वोट दे दो, जिता दो मुझे। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा काम किया है, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है कि जो मैं मुद्दे लेके आ रहा हूं जनता के बीच में वो ठीक मुद्दे हैं, मुझे क्या जरूरत है भीख मांगने की? तो जनता मेरे साथ चलेगी। आप ये इमोशनल अपील जनता को करना चाहते हो, लेकिन क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि आपके कामों को नकार देगी, आपकी खोखली बयानबाजी को नकार देगी, आपकी लाखों वोट से हार जो अभी हुई है उसको नकार देगी और सिर्फ आपकी टोपी उतारने से लोग आपको वोट दे देंगे? मैं एक चीज आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपनी टोपी उतार के वोट मांगते हो लोगों से, उन हजारों सरों के बारे में भी सोचो जो सर दर्द से अलग हो गए आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से। कितने कश्मीरी पंडित, कितने इनोसेंट जम्मू में, कितने डोडा किश्तवाड़ में, बाकी इलाकों में जम्मू में कितने लोग मरे आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से। ये जो आपकी बातें हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलने प्रो सेपरेटिस्ट बातें, कितने लोगों के सरों से आपने छत उड़ा दी, हजारों लोगों को आपने विस्थापित किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का रोल जो है वो जग जाहिर है। लोगों के सरों से छतें उड़ा देते हो, लोगों के सर धड़ों से उड़ा देते हो और अपने सर से टोपी उतारने के बाद आप कहते हो कि लोग आपको वोट डाल दे, सब चीजों को भूल जाए। क्या जनता इतनी जल्दी आपकी चीजों को भूल जाएगी? और कांग्रेस खड़ी है इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इतिहास गवाह है विवेक जी, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में जुड़े हैं वो जम्मू कश्मीर में तबाही लेके आया है। ये मैंने अभी जिक्र किया पहले भी, जब हल हाथ के साथ जुड़ा और ये हल चला तो इसने हमेशा कश्मीर में खून की खेती की। ये अलगाववाद और आतंकवाद की फसल को उगाते हैं। तो अब आप दोबारा इकट्ठे हुए, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि अब कश्मीर में भी और जम्मू में भी लोगों को शांति का प्रतीक कमल का फूल मिला है। कमल का फूल जो खिला है जम्मू और कश्मीर में,
इसको अब रोक पाना मुश्किल है। जम्मू में तो मैक्सिमम सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी खुद जीतेगी। कश्मीर में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल रीच डबल फिगर कंफर्टेबली, और हम अपने तौर के ऊपर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें एक सशक्त गवर्नमेंट भी होगी, लोगों की बेहतरी के लिए काम भी करेगी। और इतनी चीज का भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, स्टेटहुड भी रिस्टोर जो है जम्मू कश्मीर में होगा। आज बात करते हैं राहुल गांधी जी आके कि स्टेटहुड हम देंगे, स्टेटहुड कहां से दोगे आप? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले ही कहती है कि हम स्टेटहुड देंगे। हालात ठीक होने, हालात खराब किसने किए? क्या लोग इस चीज को भूल जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी, ये हालात किन्होंने क्रिएट किए? आज राहुल गांधी जी जम्मू में आके बात करते हैं कि हमने राजाओं को हटा दिया यहां से। आपको धरातल का पता नहीं है। राहुल गांधी जी शायद किसी ख्वाब की दुनिया में रहते हैं, उनको नहीं पता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों के, खासकर जम्मू के लोगों के दिमाग में और दिलों में जो यहाँ के महाराजा हरि सिंह जी की छवि है, वो नहीं है जो कांग्रेस सोचती है। यहाँ लोग दिल से उनकी इज्जत करते हैं। महाराजा हरि सिंह जी वो पहले राजा थे, आप याद रखिए हिस्ट्री को, जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंट होने में सबसे पहले यस की थी। अब आप सोचते हो, और यही गलती मैं कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने भी की थी। सांबा के इलेक्शन को याद रखिए, सांबा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उमर अब्दुल्ला साहब ने महाराजा के अगेंस्ट बात की थी और सीटें हार गए थे जम्मू में। वही गलती जो है वो राजीव गांधी ने की, राहुल गांधी जी ने की है कि उन्होंने भी यही बात महाराजा के खिलाफ की है। जम्मू की जनता जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप बात करते हो राजाओं के बारे में, आप कहते हो कि एलजी यहां पे राजा बन गया। आप बताइए कि आप क्या हो? क्या आप राजनीतिक जो है परिवारवाद में आप अपने आप को फला फूला नहीं पाते हो? आप नई राजवंश हो, आप राजनीतिक राजवंश हो कि जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो राज्य बनते हैं। अगर नेहरू जी से शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी जी पे आ गया, वहां से हुआ तो राजीव गांधी जी पे आ गया, अब राहुल गांधी जी जो है वो लाइन में लग गए। इधर अगर आप देखेंगे तो शेख अब्दुल्ला के बाद जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, अब उमर अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे जो है वो लाइन में लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई राजशाही से जो है वो नेता बन के नहीं आ रहा है। यहां पे नरेंद्र मोदी जी साधारण परिवार से चाय बेचते थे, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी साधारण परिवार से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो कि राजशाही से चल के आता है, जनता के बीच में जो काम करता है, वो नेता बनता है, वो आगे बढ़ता है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको एश्योर करती है। सेठी साहब, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा। कल राम माधव जी का एक महत्वपूर्ण बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में या तो पूर्व आतंकी इलेक्शन लड़ रही है, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग उनके लिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, और खासकर कश्मीर के डायमेंशन में जहां जमात के जो कैडर हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि अगर पहले पता होता तो जमात को हम कुछ सीटें भी दे सकते थे। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर की राजनीति में जमातुल इस्लामी या इस तरह के हार्ड लाइनर्स जो हैं, इनको हमेशा से अपीज करने की पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टीज में रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको अपीज काफी दशकों तक किया और स्ट्रेटेजिकली इनकी हेल्प ली। ये लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर रहे, टेक्निकली उनको सपोर्ट करते रहे। फिर पीडीपी बनी तो पीडीपी ने जमात को कंफर्टेबल किया, हुर्रियत को कंफर्टेबल किया, तो इनकी सपोर्ट लेके पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा। पहले जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो उमर साहब जो है उत्साहित थे कि जमात जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, चेंज आ गई है। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि जमात वाले जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही काट रहे हैं, तो उसके बाद अब बयान ये आया कि अब जो है इलेक्शन लड़ना चाहे वो हलाल कैसे हो गया जमात के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब के पास डरने की वजह है कश्मीर में। मैं जम्मू की बात, तो जम्मू में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई उतना ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक दो पॉकेट को छोड़ के। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब डरे हुए हैं पीडीपी से भी, डायरेक्ट मुकाबला है कई जगह पे। उमर अब्दुल्ला साहब डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, जिनकी
इमरजेंस है कश्मीर घाटी में बड़े तौर के ऊपर। उमर अब्दुल्ला साहब डरे हुए हैं, इंडिपेंडेंट से भी काफी मात्रा में है और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं। वो डरे हुए हैं जमात से भी, क्योंकि जमात उन्हीं के वोट काटेगी। वो डरे हुए हैं इंजीनियर रशीद की पार्टी से भी, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हराया है। तो उमर अब्दुल्ला का डर जो है वो लाजमी है। इसी तरह अगर आप जो राम माधव जी का व्यक्तित्व आया है उस पे देखें तो जमात के काफी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ये फॉर्मर मिलिटेंट्स अगर की आप बात करें या सेपरेटिस्ट लीडर की बात करें, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टेक्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये लोग इस कैंपेन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? इस सारे ड्रामे का सूत्रधार कौन है? क्या इसके तार जो है वो जम्मू कश्मीर से ही हिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर या देश के बाहर से ये तार हिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पहले गठबंधन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो होना है, पहले इन्होंने कहा कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, डॉक्टर फारूक साहब का बयान था, बाद में इनका गठबंधन हो जाता है और ये सारी फोर्सेस जो है, जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी इनके साथ जो है इलेक्शन में जुड़ती हुई नजर आती है। तो ये एक सोचने की बात है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो तो अपना काम करेंगी, लेकिन जनता के दरबार में भी ये सोचने की बात है कि ये सारी फोर्सेस इकट्ठी क्यों हुई और जम्मू कश्मीर जैसे एक संवेदनशील इलाके में, बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसमें इस तरह की फोर्सेस का इकट्ठा होना बजाते खुद एक बड़ा सीरियस इशू है, जिसको मुझे लगता है कि जनता उतना सीरियसली लेगी और बढ़ चढ़ के इस गठबंधन के खिलाफ हो या पीडीपी के खिलाफ हो, बढ़ चढ़ के वोट डालेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो पाए जो सरकार शांति की तरफ जो है कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। मेरा ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज के ऊपर यकीन करती है कि जम्मू कश्मीर की प्रगति, यहाँ के यूथ को नौकरियां, यहाँ की महिलाओं के साथ इंसाफ, यहाँ के किसानों को बेनिफिट्स, यहाँ के बाकी समाज जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पहाड़ी समुदाय, गद्दी, सिप्पी और वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज होंगे, पीओजे के होंगे, ये सारे के सारे समाज, इनको इंसाफ तभी मिल सकता है जब यहाँ पे शांति रहे। अगर अशांति रहेगी तो फिर प्रगति नहीं होगी। अगर कोई इंश्योर कर सकता है कि शांति जम्मू कश्मीर में हो तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का की राय इसके बारे में क्लियर है कि जब तक लास्ट आतंकी को खत्म नहीं किया जाता, जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना नहीं होगी। ये स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए हमको उग्रवाद को पूरे का पूरा जो है वो खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई स्ट्रांग पक्ष रखने वाली पार्टी मुझे दिखती नहीं। बिल्कुल, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, 8 अक्टूबर एक बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी उस दिन को लेकर कितनी आश्वस्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेके पूर्णतः आश्वस्त है कि जम्मू संभाग में 43 में मैक्सिमम सीटें जो है हम जीतेंगे और इसी के साथ चलते हुए कश्मीर संभाग से भी डबल डिजिट में जो है वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से पहुंचेगी। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपने तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए हाफ वे मार्क है, वहां पे हम खुद अपने लेवल के ऊपर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में पहली गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की। जडेजा साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी और खासकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है कश्मीर संभाग पर, उस पर आपने अपनी राय दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।